चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए भाई, यंग ने इंटरफेरेंस कराने के लिए लाइट का इंटरफेरेंस बहुत ही मुश्किल से होता है भाई। लाइट का इंटरफेरेंस करा लेना इतना आसान काम नहीं है। जितना आसान मान लो साउंड का इंटरफेरेंस करा लेना है, वैसा लाइट का इंटरफेरेंस उतना आसान काम नहीं है। लेकिन यंग ने एक बहुत ही शानदार टेक्निक खोजी। उसने क्या किया कि एक सोर्स लेकर और उसी सोर्स से दो होल को इल्यूमिनेट किया, और जब उसने दो होल को इल्यूमिनेट किया तो उसको क्या मिला देखना। और उसने जब यहां पे स्क्रीन रख दिया तो फिर उसको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, इसको S1 से और इसको S2 से। ये सेंटर लाइन है, इसी सेंटर लाइन के अलोंग सोर्स रखा हुआ है, और ये सेंटर लाइन यहां पे जाता है, ये पॉइंट बताता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये S1 है, ये S2 है। यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स का। और मान लो कि कोई एक पॉइंट P ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा या नॉर्मल कुछ होगा, वो देखने के लिए यहां से लाइट भेजेंगे भाई। ठीक है, और एक लाइट यहां से भेजेंगे। ठीक, तो ये दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P। तो ये दोनों अगर सेम स्टेट में वेव को एमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को मैक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा कि डिस्ट्रक्टिव, इसके लिए क्या कंडीशन होगा वो हमको निकालना है। ठीक है भाई। अब एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहां से ऐसे, ये मान लेते हैं एंगल थीटा। तो हम लोग का जो ये डिस्टेंस है S1 S2, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल d। और ये जो स्लिट प्लेन है, ये क्या क्या होगा, स्लिट प्लेन, स्लिट का प्लेन है, और ये स्क्रीन है। इनके बीच का सेपरेशन हो गया क्या बोलो, कैपिटल D। ठीक है, तो कैपिटल D जो है वो स्मॉल d से बहुत बहुत बड़ा है। कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये mm में होगा तो ये मीटर में होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर ये 1 मीटर में रहता है, ये किलोमीटर में रहता है। 3 मीटर 1 किलोमीटर, कितना बड़ा डिस्टेंस है आप अंदाजा लगाइए। वैसे ही एक 3 mm 1 मीटर। ठीक है, 3 mm क्या इतना छोटा सा होता है, 3 mm इतना ही होगा, तो इतना बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया भाई। अब हम लोग 3 mm कुछ भी नहीं होता भाई, 1 सेंटीमीटर तो इतना होता है, 3 सेंटीमीटर उतना होगा। हाँ 3 सेंटीमीटर इतना होगा। 3 mm तो ये होगा, उसी रेंज में रहता है। 3 mm ये और 1 मीटर ये, तो ये बहुत बड़ा है इसके मुकाबले। अब अगर बहुत बड़ा है, बहुत दूर ले लो, इसके मुकाबले तो ये इंफिनिटी पे। इन तीनों एंगल्स को हम लोग इक्वल मान सकते हैं, लगभग। मतलब तीनों पैरेलल लाइंस हैं, मीट कर रहे हैं कहां पे, इंफिनिटी पे। समझ रहे हैं। तो अब हम लोग S2P माइनस S1P कैसे निकालेंगे, देखिए दो टेक्निक बताया है। एक तो टेक्निक नॉर्मली यूज होता है और दूसरा एक एनसीईआरटी ने बताया। तो दोनों टेक्निक से S2P माइनस S1P निकालेंगे। पहले नॉर्मल टेक्निक से, आसान वाले तरीके से। आसान से निकाले कि डिफिकल्ट से निकाले, पहले आसान तरीके से निकाल लेते हैं, फिर बाद में डिफिकल्ट वाले से करेंगे।
तो ये पॉइंट यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिख रहे हैं, और ये क्या ले लें, मान लो हमने इसको टी पॉइंट ले लिया, ठीक है भाई। तो आप बता सकते हैं ये पैरेलल लाइंस अगर हैं, ये यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्या? कैसे बताता हूं, देखिए हम लोग ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं ना S1PT, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई? ये तो 90 है तो ये भी 90 होगा। हाँ, अरे ये दोनों 90 हुआ, ये क्या हो गया? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मान लो हम बेस फिक्स करें और इसको बोले कि भाई अनंत पे जाके मिलाओ, तो जितना दूर आप मिलाइएगा उतना ये एंगल छोटा होता चला जाएगा कि नहीं? सेम बेस के साथ आप पॉइंट्स ड्रॉ करें और उसको मिलाएं, तो जितना दूर मिलाएंगे उतना छोटा एंगल बनेगा। तो ये एंगल अल्टीमेटली बहुत छोटा है। अगर वो एंगल बहुत छोटा है तो ये और ये दोनों अगर बराबर हैं, ऑलमोस्ट 90 होंगे। ऐसे जैसे 89.99999, ये भी 89.99999, और ये होगा 0.0000000000000001, ठीक है भाई, ऐसा। तो उस केस में ये दोनों आइसोस मतलब साइड्स बराबर हो गए, S1P और नहीं TP, यहीं से ये तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा चल रहा, T से P और S1P ये बराबर है, ट्रायंगल इतना ही ले रहे हैं ना, ये पार्ट अलग। उस केस में जो हमारा S2P माइनस S1P होगा, क्या वो S2T के बराबर है? देखो भाई, इसके बराबर है ना, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर S2T है, ध्यान से देखना, ये अगर हमने थीटा अज्यूम किया है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो क्या S2T जो होगा S1 S2 का साइन कॉम्पोनेंट आएगा, S1 S2 का कॉस कॉम्पोनेंट इधर और साइन कॉम्पोनेंट इधर, ठीक है भाई। तो S2T को लिख सकते हैं S1 S2 इंटू साइन थीटा, और अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो S1 S2 इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। S1 S2 डिस्टेंस हमने स्मॉल डी माना, स्मॉल डी, ठीक है भाई। तो यहां पे भी स्मॉल डी लिख देते हैं, डी tan थीटा, अच्छा लगे, सुंदर लगे, डी tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। ये अगर y है और ये d है तो देखना ये ट्रायंगल P, ये सेंटर, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये थीटा है तो tan थीटा बोलो y बाई डी, y बाई कैपिटल डी। ये हो गया पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा x। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाई कैपिटल। अब देखो ये जो है ना, ये y वेरिएबल है ना, लेकिन वो ज्यादातर dy लिखने से थोड़ा डिफरेंशिएशन का फील आ जाएगा, तो y dy dy लेते हैं, ठीक है भाई। ये जो y है ना, इसको हम लोग yn लिख लेंगे आगे। कैसे? क्या चीज? n है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि नहीं, इसका मीनिंग है nth पोजीशन। जैसे जहां यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, उसको यहां कहेंगे कि वहां ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्राइट फ्रिंज। 3 वर्ड्स यूज होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी का मतलब ब्राइट होगा, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि वहां पे लाइट बढ़िया दिखेगा, और इसी का मतलब होगा मैक्सिमा।
क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी वहां पे क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। उसी तरह से दूसरा एक टर्म है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड यूज होगा तो उसके फ्रिंज को बोलेंगे डार्क फ्रिंज, और वहां पे टर्म क्या यूज होगा बोलो, मिनिमा, क्योंकि इंटेंसिटी मिनिमम है। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो वो nth ब्राइट फ्रिंज कहां आएगा, nth डार्क फ्रिंज कहां आएगा, या nth मैक्सिमा कहां आएगा, nth मिनिमा कहां आएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए y को yn लिखते हैं। वो कंडीशन के साथ लिखेंगे, पहले इतना कॉपी कर। चलिए इसी क्वेश्चन को, यानी कि सेम पाथ लेंथ के डेरिवेशन को हम लोग एक और मेथड से करते हैं, एनसीईआरटी मेथड से। मतलब एनसीईआरटी ने इसको कैसे बनाया है, इस पाथ लेंथ का डेरिवेशन कैसे किया है, सेम एक्सप्रेशन वो कैसे लाएगा, उसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो कंडीशंस तो सिमिलर रहेंगे। ये फिर से हमने स्क्रीन बना लिया, ये हमने इस तरह से स्लिट बना लिया। ठीक है भाई, यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो बताओ ये लेंथ क्या d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, ये S1 से S2 का पूरा डिस्टेंस बताओ कितना है, d है। तो हाफ ऑफ पार्ट में बांट दें तो ईच पार्ट विल बी d/2, होगा कि नहीं। अब हम लोग इस पॉइंट P तक गए, S1P और S2P। ठीक है, तो हम लोग S1P क्या लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है ना। अच्छा, P का डिस्टेंस यहां से हमने क्या अज्यूम कर लिया है, y अज्यूम किया है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, y माइनस d होगा कि नहीं, y माइनस d/2, सॉरी। ठीक है भाई, उसी तरह से ये डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, y प्लस d/2। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे, S2P माइनस S1P निकालेंगे। कैसे देखिएगा, तो पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P निकालने से पहले हम लोग S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो S2P का स्क्वायर कहां से आएगा, इस ट्रायंगल से आएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम से। तो S2P का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो ये डिस्टेंस कैपिटल D का स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, देखो फिर से d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से d स्क्वायर प्लस ये ऐसे रहेगा, है ना। अच्छा, ये समझ रहे हो कि अगर माइनस ऐसे ब्रैकेट रखें, ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पे, तो माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई d स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ इसको एक्सपैंड कर दो, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y/2 माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y/2। देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया, देखो तो yd और yd यानी 2yd आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 2yd। अब देखो S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बाई S2P माइनस प्लस है। क्या यूज किया देखो, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो अभी निकाला हमने, क्या निकाला, 2y/d डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P 2b। देखो भाई ध्यान से सुनना, हमने कहा था कि ये एंगल छोटा है। ठीक है, हमने कहा था ये एंगल छोटा है, तब तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा और tan थीटा को थीटा ले, है ना। तो अगर ये थीटा छोटा होगा तो ये पॉइंट P इस सेंटर पॉइंट के बहुत नजदीक होगा कि नहीं,
होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ होगा। तो उस केस में, और ये बहुत दूर है, थोड़ा सा एंगल बढ़ा भी देंगे 1 मीटर में, हल्का 1 डिग्री इधर कर भी दो तो अभी भी 1 मीटर आएगा कि नहीं? यानी S2P को हम इसके बीच के सेपरेशन के बराबर ले सकते हैं, और S1P को भी इसके बीच के सेपरेशन के बराबर ले सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि दोनों को D ले लेंगे। अब कोई जबरदस्ती आएगा, बोलेगा कि नहीं सर आपने इसको भी D लिया, इसको भी D लिया, ऐड करते हुए 2D लिख दिया, तो हम यहां भी D लेंगे, इसको भी D लेंगे, D माइनस D 0 लिखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा भी आए तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस डिफरेंस को किससे कंपेयर करना है बोलो? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। पाथ डिफरेंस n लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंपैरिजन उसका कहां पे है? नैनोमीटर के साथ है। लाइट का वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज में, तो उस रेंज का भी डिफरेंस आए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन ऐड जब कर रहे हैं तो D प्लस नैनोमीटर में कुछ हो, 1 मीटर प्लस नैनोमीटर में कुछ हो, 2 मीटर प्लस नैनोमीटर में कुछ हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको 2 मीटर ले सकते हैं। इसीलिए 2D लिखिए। एडिशन में वो निगलेक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए भाई, डेल्टा एक्स क्या आ गया बोलो? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वाई डी बाई डी आया कि नहीं? ये पिछले मेथड से भी आया था, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अब देखिए, हम लोग डेल्टा एक्स निकाल लिए। डेल्टा एक्स निकालने का हमारा एम क्या है? तो डेल्टा एक्स निकाल के वास्तव में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कहां पे ब्राइट यानी मैक्सिमा मिलेगा और कहां पे मिनिमा मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट देखने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, या फिर लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है भाई? फ्रिंज मतलब ब्राइट बैंड मिलता है भाई, वहां पे स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेट बैंड्स मिलता है। कैसे मिलता है सब देखेंगे। देखिए कहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मतलब कहां पे मैक्सिमा बनेगा? तो जहां डेल्टा एक्स एन लैम्डा के इक्वल हुआ वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, है ना? भाई साहब देखो, एक कभी n1 भी तो हो सकता है, कभी n2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। जब 1 होगा तो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, जब 2 होगा तो सेकंड मैक्सिमा मिलेगा। इसीलिए डेल्टा एक्स को हम बोले थे कि yn d बाई कैपिटल D ऐसा लिख लेंगे। ये n क्यों लिखे? ये n बताता है कि nth मैक्सिमा की बात हो रही है, ठीक है भाई? जैसे पहले बात कर ले, देखो yn का लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन yn कितना होगा? n लैम्डा d बाई d, ठीक है भाई? ये yn, इसका एंगुलर लोकेशन भी बता सकते हैं। तो yn तो यहां से डिस्टेंस हो गया ना, सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस भी हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो ये कितने एंगल थीटा पे हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये थीटा केवल आपको y बाई डी लिखने से आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा थीटा होगा ना। तो थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू 2yn बाई डी, यानी कि yn बाई डी करेंगे तो n लैम्डा बाई डी आ जाएगा। ये एंगुलर लोकेशन है जहां पे nth मैक्सिमा मिलेगा। इसको थीटा n से आप डिनोट कर सकते हैं, थीटा n से, ठीक है? ये एंगुलर लोकेशन हो गया, ये लीनियर लोकेशन। अब इसमें पहला n इक्वल्स टू 0 रखते हैं। n इक्वल्स टू 0 जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मिलेगा?
सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? n इक्वल्स टू 0 यानी y0 मिलेगा 0 पर। देखिए तो n 0 पुट कर दी तो ये y0 हो गया और ये पूरा ही 0 हो गया। तो ये कहाँ हो? ये यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना सबका, यही मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस यहां से y है, y0 हो गया तो यही आ गया ना पॉइंट। यहां पे मैक्सिमा क्यों है? देखिए दोनों लाइट रेज बराबर पाथ रखे हैं कि नहीं? तो इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, पाथ डिफरेंस 0 है, इसीलिए यहां पे दोनों फेज में मिल रहे हैं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं, इसलिए मैक्सिमा मिल रहा है। क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे मिल रहा है इसलिए इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इस समय थीटा भी 0, थीटा 1 थीटा नॉट 0। ठीक है, सेकेंड, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कोई एक ऐसा लोकेशन मिलेगा जहां पे मैक्सिमा मिले। वो लोकेशन क्या होगा? n इक्वल्स टू 1 यानी y1 क्या होगा? y1 लैम्डा डी बाई डी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा अबव द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर ये फर्स्ट मैक्सिमा। ये तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन के लिए स्क्रीन ड्रॉ करेंगे, सारा लोकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो देखना मैं कलर वाला एक ले लेता हूँ। देखिए ये स्क्रीन ले लिए, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम, ये है एट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा है एक लोकेशन फर्स्ट मैक्सिमा का आया है, ये कहां पे आया है? y इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी पे। n इक्वल्स टू 1 था, y का वैल्यू था यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी। एंगुलर पोजीशन भी आप यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन सब में नहीं निकालेंगे, है ना। चलिए, दूसरा हमने रखा, उसी तरह तीसरा रख सकते हैं n इक्वल्स टू 2, तो y2 कितना आ जाएगा बोलो? 2 लैम्डा डी बाई डी। इसको बोलेंगे सेकंड मैक्सिमा। देखो यहां पे आ जाएगा, अब यहां से यहां तक लैम्डा डी बाई डी है, यहां पे आ गया 2 लैम्डा डी बाई डी। तो देखो तो सेपरेशन बराबर है कि अलग अलग है? इक्वल है ना। उसी तरह नीचे भी कुछ आएगा भाई, जब n इक्वल्स टू -1 आप रखेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी बाई डी पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा नीचे में। वो फर्स्ट मैक्सिमा अबव द सेंट्रल मैक्सिमा था, ये फर्स्ट मैक्सिमा बिलो द सेंट्रल मैक्सिमा है, इसी को सेंट्रल मैक्सिमा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो सीएम है ये, चीफ मिनिस्टर यही है। अब उसके नीचे एक और ले लो, -2 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू -2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, इस तरह के लोकेशंस हमको ब्राइट फ्रिंजेस, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। कितना इंटेंसिटी मिलेगा वो तो पहले ही देख चुके होंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की। तो अब देख लेते हैं डार्क फ्रिंज के लोकेशन को भी, है ना। पहले इतना कॉपी कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो अब देखने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज में क्या है भाई? तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? देखो होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यही दोनों होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले को वैल्यू ज्यादा मिलता है, नीचे वाले को कम वैल्यू मिलता है ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोग डार्क कहां बनाएंगे?
देखिएगा, अगर लैम्डा डी बाई डी पे ब्राइट है और यहां भी ब्राइट है, तो दोनों ब्राइट के बीच में क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। अच्छा, n इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा? एक मिनट रुकिए, पुट कर देते, पहले डेल्टा x को रखते हैं, yn d बाई कैपिटल D, यही था ना डेल्टा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1। अभी देखिए प्लस और माइनस 1 ओपन रखे हैं, क्यों हम कुछ सेलेक्ट करेंगे, प्लस 1 सेलेक्ट करेंगे, क्यों माइनस 1 सेलेक्ट करेंगे, वो बताएंगे आपको, इसलिए ओपन रखे हैं। प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, तो लिखिए मत yn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, है ना? तो बताइए अगर n 0 होगा तो क्या आएगा भाई? अगर n को 0 रखेंगे तो yn क्या आएगा? yn लैम्डा d बाई 2d। तो यहां पे कहीं आएगा भाई, इसमें यहां आएगा ना, यहां आएगा y इक्वल्स टू लैम्डा d बाई 2d। पर ये दिक्कत है थोड़ा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर गए तो ये फर्स्ट मिनिमा मिला और ये फर्स्ट मैक्सिमा मिला, है ना? फर्स्ट मैक्सिमा में n इक्वल्स टू 1 पुट कर किए तो आया, और इसमें n इक्वल्स टू 0 पुट किए तो आया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। फर्स्ट बोल रहे हैं तो n इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 ले लेते हैं। देखिए तो 2n माइनस 1 रखने से क्या होगा, आप n इक्वल्स टू 1 रख दीजिए। n इक्वल्स टू 1 जैसे ही आप रखिएगा आपको फर्स्ट मिनिमा मिल जाएगा, समझ रहे हैं? इससे क्या हुआ कि जैसे आप n इक्वल्स टू 1 रखें, है ना, इसी से रखेंगे y1, इसमें सेंट्रल मिनिमा का बात नहीं, तो n इक्वल टू 0 आपको सेंट्रल मिनिमा नहीं देगा, उसमें n इक्वल्स टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा दे रहा था ना, इसमें n इक्वल्स टू 0 सेंट्रल मिनिमा नाम का कुछ होता ही नहीं। y1 फर्स्ट मैक्सिमा देगा कितना पर? फर्स्ट मिनिमा देगा लैम्डा d बाई 2d पे, ठीक है भाई? यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखा हमने? 1। उसी तरह सेकंड मिनिमा के लिए y2 इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी 3 लैम्डा डी बाई 2d। अब सोचो इसमें हमने n इक्वल्स टू क्या रखा है? 2 रखा है भाई, तो ये यहां पे मिलेगा, यहां देखो मिलेगा, क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 3 लैम्डा डी बाई 2d, डार्क मिला। लेकिन जब हमने इन दोनों के साथ न्याय किया, फर्स्ट मिनिमा मतलब n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेकंड मिनिमा मतलब n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, तो थोड़ा अन्याय हो गया। किसके साथ? नीचे वाले के साथ। नीचे वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखिए इसका मिरर इमेज मिल रहा है कि नहीं? जैसे इसका मिरर इमेज आपको दिख रहा है, लैम्डा डी बाई डी है तो माइनस लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी है तो यहां पे मिला माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, तो वही ये लैम्डा डी बाई 2d है तो ये क्या मिलेगा? माइनस लैम्डा डी बाई, तो ये लोकेशन तो यही होगा। उसी तरह यहां लोकेशन क्या मिलेगा? माइनस 3 लैम्डा डी बाई 2d, ये आएगा। लेकिन ये तब आप निकाल पाएंगे यहां से जब आप n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो ये आपको मिलेगा n इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मिनिमा नीचे वाला आपको मिलता है n इक्वल टू 0। ऊपर वाले को एक जैसा रखने के चक्कर में हमने नीचे वाले में थोड़ा सा दिक्कत कर लिया है, लेकिन अब इतना आपको सहना पड़ेगा, ठीक है? इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ऊपर n इक्वल्स टू 1 पे फर्स्ट मिनिमा, n इक्वल्स टू 2 पे सेकंड मिनिमा, लेकिन नीचे n इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट मिनिमा, और n इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो मिलेगा सेकंड मिनिमा, ठीक है भाई? नीचे वाले में ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये फायदा लेकिन मैक्सिमा को है, मिनिमा को नहीं। मैक्सिमा को क्या है? सेंट्रल मिल गया, तो 0 पे तो सेंट्रल मिल गया, बाकी ऊपर 1 2, नीचे भी माइनस 1 माइनस 2। लेकिन यहां पे मैक्सिमा, ऊपर का मिनिमा मैक्सिमा के एक साथ एक जैसा रहे,
n इक्वल्स टू 1 पे फर्स्ट मिनिमा, n इक्वल्स टू 1 पे फर्स्ट मैक्सिमा, n इक्वल्स टू 2 पे सेकंड मिनिमा, n इक्वल्स टू 2 पे सेकंड मैक्सिमा। ऐसा बना रहे ऊपर वाला, इसके लिए थोड़ा नीचे वाले को दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप नीचे वाले का ध्यान रखिएगा तो ऊपर वाले को दिक्कत होगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम ऊपर वाले का बात होता है, इसलिए हम लोग 2n माइनस 1 लेके काम चलाएंगे। अगर आप 2n प्लस 1 लेके करते तो नीचे वाला एकदम अकॉर्डिंग बैठता और ऊपर वाले में ध्यान अलग हो जाता। ठीक है, आया समझ में? मतलब y1 y0 अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए माइनस लैम्डा डी बाई 2t है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, एंड जब आप n इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो y माइनस 1 आपका आएगा माइनस 3 लैम्डा डी बाई 2d, दिस इज सेकेंड मिनिमा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इन फ्रिंजेस के बारे में जानेंगे। ये सब डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन कहाँ है वो तो पता चल गया। अब हम लोग इन फ्रिंज का विड्थ बताएंगे, है ना। तो अब हेडिंग लिखने जा रहे हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ वो समझिए। देखिए आप समझिए, यहां अगर मैक्सिमा मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, तो इंटेंसिटी कुछ ऐसे होगा, होगा कि नहीं? थोड़ा अच्छा नहीं बना, ऐसा। ठीक है, ऐसा इंटेंसिटी का ग्राफ होगा, बहुत ही घटिया बन गया। चलो मतलब काम चला लो। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है ना यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे, और यहाँ पे इन दोनों जगह मिनिमा है, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 मिल रहा है कि नहीं भाई? दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड वाले अगर वेव हो तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 मिलता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ भी 4I0 मिलता है कि नहीं मिलता? तो वैसा ही ग्राफ बने। तो अगर इस मैक्सिमा का कितना फ्रिंज विड्थ है वो निकालना हो, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन निकालते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये इस मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, उसी तरह से अगर मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालना हो, देखिए ऐसा बनेगा, तो इस मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालना हो तो दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन निकालते हैं, तो ये मिनिमा का फ्रिंज विड्थ आ गया। ठीक है भाई, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई? दो अलग अलग फ्रिंज विड्थ होंगे। एक डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है भाई, डार्क फ्रिंज विड्थ, ये क्या होगा? डार्क जो है ना, मिनिमा है ना, उसका फ्रिंज का विड्थ बताना है। तो ये जो होगा दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है ना, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज, कुछ भी बोल दो। अच्छा, उसी तरह से ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होगा भाई? ब्राइट फ्रिंज विड्थ linear distance between two consecutive minima, two consecutive minima। ठीक है, अगर फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली बोलेगा तो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। इस फ्रिंज विड्थ को हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से। ठीक है भाई, बीटा से। तो ये बीटा जो होगा, बीटा डार्क निकाल के देखते हैं पहले। ठीक है, फ्रिंज विड्थ डार्क के लिए निकाल के देखते हैं। बताना nth मैक्सिमा कहां? n लैम्डा डी पे बाई डी पे है ना। इसके बगल वाला, जस्ट बगल वाला एक और मैक्सिमा बता दो। yn प्लस 1 लेंगे तो हो जाएगा क्या? एक nth और दूसरा n प्लस 1th। ठीक है भाई, एक nth हुआ, मान लो तीसरा है तो चौथा कंसेक्यूटिव मैक्सिमा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तीसरा हो गया तो ये चौथा हो गया, एक बढ़ा के। ये पांचवा है तो 10वां है, सॉरी पांचवा है तो छठा है। तो yn प्लस 1 जो होगा वो हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो बीटा डार्क हो जाएगा।
तो बीटा डार्क क्या लिख लेंगे भाई, yn+1 ये बड़ा है, माइनस yn छोटा है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखो, n+1 लैम्डा dy/d माइनस yn की जगह क्या लिख लेंगे बोलो, n लैम्डा dy/d। चलो भाई सब्ट्रैक्ट कर ले। तो ये जो सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो देखिए भाई क्या होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा लैम्डा dy/d, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n लैम्डा dy/d। तो बताओ n लैम्डा dy/d जो मिला वो कैंसिल हो गया क्या, तो क्या बच गया, खाली 1 से जो मल्टीप्लाई किया वो बच गया, ठीक है। तो आ गया लैम्डा dy/d, है ना, ये आ गया डार्क फ्रिंज का विड्थ, ठीक है भाई। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये तो लोकेशन दिखाने के लिए उस समय यूज किए थे, आगे जरूरत पड़ेगा तो फिर बना लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कर लेते हैं बोलो, अब हम लोग करने जा रहे हैं डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो विड्थ, सॉरी ये तो डार्क ही निकाले ना, तो अब देखें विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो बता ही चुके हैं वो, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना है। तो बी ब्राइट क्या होगा, बी ब्राइट जो होगा वो जो दो डार्क का वैल्यूज है yn और yn+1 उनके बीच का सेपरेशन होगा। तो yn क्या होता था भाई, +1 लिए थे कि -1, तो 2n-1 लैम्डा dy/d, और यहाँ पे क्या कर ले, देखो यहाँ पे तो n की जगह n+1 रखना बहुत आसान काम था, यहाँ आप क्या करें बताओ, यहाँ पे 2n की जगह n+1 रखेंगे तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2n+2 -1 इंटू लैम्डा dy/d, तो 2 - 1 +1 हो गया, तो 2n+1 लैम्डा dy। अच्छा याद करो ये 2d होता था क्या, हाँ 2d होता था भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 था ना। तो चलो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे 2d है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब yn+1 माइनस yn करेंगे। चलिए तो अब आपके लिए ये काम देते हैं, आप इसको खुद से इसको सब्ट्रैक्ट करिए और बताइए तो क्या ये भी लैम्डा dy/d आ गया, हाँ भाई यही आएगा, ये भी लैम्डा dy/d आएगा, ये क्या आएगा बोलो, लैम्डा dy/d आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डार्क फ्रिंज का विड्थ और ब्राइट फ्रिंज का विड्थ दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा ये तो इक्वल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा इसको लिखे नहीं ना आप लोग, पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए अब देखें बीटा डार्क और बीटा ब्राइट ये निकाल लिया हमने। अच्छा एक ना बहुत स्पेशल है, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसका फ्रिंज विड्थ भी निकाल लो बस। क्या है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, दो मिनिमा के बीच में है, कौन से दो मिनिमा के बीच में है, लैम्डा d/2d और माइनस लैम्डा d/2d इसके बीच में है। तो बताओ ये 0 है, ये अगर a हो और ये -a हो तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2a होता है कि नहीं बोलो। तो सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज क्या, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा d/2d, यानी कि ये आएगा कितना बोलो, लैम्डा d/d। अरे वाह ये भी तो वही आ गया है ना, ये भी वही आ गया ना भाई, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ, डार्क फ्रिंज का विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ तीनों इक्वल। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा कभी कभी एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा जाता है, ये इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। मान लो कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से बीटा है तो अल्फा लिख लिए। इसको अल्फा को हम बोल रहे हैं क्या बोलो, एंगुलर
फ्रिंज विड्थ, लेकिन क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा बताओ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब जैसे ब्राइट का एंगुलर फ्रिंज विड्थ बना निकालना है, तो इसका मतलब दोनों डार्क तक लाइन भेजे, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। उसी तरह से डार्क का फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताना है, तो दोनों ब्राइट पे लाइन भेजे और उनके बीच का एंगल। हालांकि क्योंकि लीनियर फ्रिंज विड्थ बराबर है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा बोलो, इक्वल होगा। तो अल्फा एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये निकालना है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बी आएगा कि नहीं बोलो। क्यों 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 देखना भाई, ये जो है ना ये सेपरेशन डी है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस डी है, तो ये आपको याद होगा ना, ऐसा कुछ पढ़े थे, एल आर थीटा, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है कि नहीं। आर की जगह यहाँ डी है, लगभग डी मान रहे हैं ना, बहुत दूर है, तो ये दोनों को डी ही मान सकते हैं। इसकी वजह से डी से डिवाइड करने से आपको एंगुलर क्वांटिटीज यहां मिल जाती है। आप याद करिए, एंगुलर लोकेशन भी डी से डिवाइड करने से आ जाता था। तो बीटा बाई डी करेंगे मतलब लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी से डी कैंसिल, ये आ गया लैम्डा बाई। अरे वाह, तो ये अल्फा आ गया भाई, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है भाई, चलिए इतना जल्दी से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देखते हैं। देखिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है शेप ऑफ फ्रिंजेस। जो फ्रिंज बनता है, जिसका विड्थ हमने निकाला, उसका शेप क्या होगा। तो ध्यान से देखें, देखिए स्क्रीन को ऑल्दो हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वास्तव में वो स्क्रीन एक प्लेन होगा, है ना। स्क्रीन क्या होगा बोलो, एक प्लेन होगा, और उस प्लेन के सामने एक पैरेलल प्लेन है जिसमें दो स्लिट्स हैं, S1 और S2। तो यहां पे एक ऐसा लोकेशन होगा, अगर यहां मैक्सिमा होना है या मिनिमा कुछ भी होना है, तो उस पर्टिकुलर मैक्सिमा के लिए S2p माइनस S1p इक्वल टू, मैक्सिमा को मान के अज्यूम करके हम लोग इस कंक्लूजन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो S2p माइनस S1p लैम्डा होगा। मान लो फर्स्ट मैक्सिमा है तो, ठीक है, तो वो केवल एक ही पॉइंट में तो नहीं आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो उसका एक पूरा एक लोकस बनेगा जिसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। तो वो शेप कुछ ऐसा आता है। क्यों आता है ऐसा, तो अगर आपको ध्यान हो तो हाइपरबोला इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हाइपरबोला जो शेप होता है वो दो पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, जैसे इस पॉइंट का दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस अगर किसी शेप के लिए कांस्टेंट हो तो वो शेप हाइपरबोला होता है। और इसीलिए ये जो फ्रिंजेस हैं वो हाइपरबोलिक इन शेप होता है। ठीक है भाई, ऐसा हाइपरबोलिक शेप का होता है। हालांकि ये पॉइंट सोर्स के लिए एकदम पिन पॉइंट सोर्सेस हैं, तब ऐसा लिखा है। अगर ये सोर्स इस तरह का होगा, स्लिट होगा, चौड़ा स्लिट होगा, तो ये लगभग लगभग लीनियर बन जाएगा। और क्योंकि ये बहुत दूर होता है तो ये लीनियर जैसा ही अपीयर होता है, बट एक्चुअली ये इस तरह का होगा। ठीक है भाई, तो शेप ऑफ द फ्रिंज जो है वो हाइपरबोलिक होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इसमें हम एक दो चीजों को और डिस्कस करेंगे। देखिए हमने जितने भी कंडीशंस देखे हैं उन कंडीशंस में जो लाइट यूज किया गया है वो लाइट है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। ठीक है भाई, इसमें सिंगल वेवलेंथ मतलब व्हाइट लाइट यूज नहीं किया, सिंगल वेवलेंथ। व्हाइट लाइट क्या यूज करेंगे तो क्या होगा वो तो देखेंगे, लेकिन जो भी हमने YDSC में यूज किया है
वो सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज किया, ठीक है, या नियरली सिंगल वेवलेंथ हो, क्योंकि आपका मैक्सिमा जो है उसका लोकेशन जैसे y1 आया था लैम्डा डी बाई बी पर, तो वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो अगर बहुत सारे वेवलेंथ होंगे तो कहीं पर उस लाइट का मैक्सिमा आएगा और कहीं पे उसी लाइट दूसरे वेवलेंथ का मिनिमा आ जाएगा, तो फिर आपको पैटर्न अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो अच्छे से इंटरफेरेंस दिखे उसके लिए एक कंडीशन क्या बताया मैंने, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए वो तो क्लियर है। सेकंड है कि लाइट का जो सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। क्या मतलब होता है कोहेरेंट सोर्स का, उसको समझिए। बहुत दिन तक यंग से पहले कोई भी ये जो इंटरफेरेंस फिनोमेनन है लाइट का वो नहीं खोज पाया। क्यों नहीं खोज पाया? वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगन ने तो बहुत पहले दे दिया था, पर इंटरफेरेंस क्यों नहीं खोज पाया? क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक अजीब फिनोमेनन। आप सोचिए अगर इंटरफेरेंस हो रियल लाइफ में तो एकदम अजीब हो जाएगा। दो बल्ब जला दे, एक रूम में दो बल्ब जला दे और दोनों से जो लाइट निकले वो कहीं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गया तो दोनों सोर्स से वहां लाइट पहुंच रहा है और आपको वहां अंधेरा दिख रहा है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। लोग क्या कहेगा, भूती है कि नहीं? तो लाइट प्लस लाइट डार्कनेस देता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यहां पे अगर ये सब ब्राइट हम दिखाए हैं तो बीच में डार्क है, तो लाइट यहां से भी जा रहा है, वहां पहुंच रहा है लाइट, यहां से भी लाइट पहुंच रहा है, लेकिन लाइट प्लस लाइट क्या दे रहा है, डार्कनेस, जो कि रियल लाइफ में हम देखते तो नहीं है। तो क्यों नहीं देखते हैं उसको समझें। क्योंकि रियल लाइफ में जो सोर्सेस है वो इनकोहेरेंट। कोहेरेंट होता क्या है, जिस सोर्स का वैसे दो सोर्स, वैसे पेयर ऑफ सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। फेज डिफरेंस टाइम के साथ, हाँ स्क्रीन पे आगे बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा, लेकिन टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वैसे सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे सोर्स का ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस किया जा सकता है। क्यों? आपको याद होगा हमने कहा था कि जो वेव्स हम लोग ले रहे हैं उसमें एक वेव है, मान लो इक्वल एम्पलीट्यूड का ले रहे हैं तो ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा ले रहे हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या हमने दोनों का सेम ओमेगा लिया था कि नहीं लिया था? लेकिन जो दो बल्ब लाइट एमिट कर रहे हैं, किसी भी कारण से कर रहे हैं, क्या उनका ओमेगा सेम होना हर समय जरूरी है? नहीं। ये जो लाइट निकलता है वो हमेशा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट में आने से निकलता है, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि फिलामेंट वाला बल्ब है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, वो हीट हुआ है, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जब वो आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, और वही वो एमिटेड एनर्जी हमको लाइट के फॉर्म में दिखता है। जब वो एमिटेड एनर्जी किस रेंज में फॉल करे, विजिबल रेंज में फॉल करे। उसके अलावा उसमें इंफ्रारेड निकल रहा होगा, उसके अलावा उससे और भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स भी निकल रहे होंगे, लेकिन मेनली हमको दिखता लाइट वही है जो विजिबल रेंज में फॉल करता है। तो ये एक्साइटेशन की वजह से हो रहा है। अब आपको मालूम है कि हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो कुछ पता नहीं रहता। मान लो थर्ड में है, n = 3 पे है, तो n = 2 पे आएगा कि 3 से डायरेक्टली 1 पे आएगा, ये पता नहीं होता, ये रैंडम होता है। तो अगर ये पता नहीं है, रैंडम है, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट होगा hν, वो तो एनर्जी गैप के बराबर होगा, E2 - E3, सॉरी E3 - E2 होगा, हायर माइनस लोअर, है ना। अब ये न्यू जो होगा वही ओमेगा डिसाइड करेगा, क्योंकि ओमेगा = ν/2π होगा। तो अब
ये बल्ब और ये बल्ब दोनों आपस में बात करके नहीं ना कहेगा कि भाई साहब चलो दोनों एक साथ सेम ओमेगा निकालते हैं, वो तो नहीं होगा। तो ये मान लो एक ने ओमेगा 1 निकाल लिया और एक ने ओमेगा 2 निकाल लिया, अब दोनों का फेज डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस फाइव, ये आएगा फेज डिफरेंस। तो क्या ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है? नहीं, फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ऐसा सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स होता है। और जब ऐसा होता है तो ये फेज डिफरेंस इतनी तेजी से बदलता है कि ये फेज 0 से लेके 2 पाई तक के सारे वैल्यूज को बहुत तेजी से ले लेता है, बहुत तेजी से ये 0 से 2 पाई के सारे वैल्यूज को लेता है। तो आपको जब दो बल्ब जलाते हैं किसी पॉइंट पे, आप देखना चाहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट बल्ब ले लिए और इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाह रहे हैं, तो वहां पे बहुत तेजी से, क्योंकि फेज डिफरेंस बदल रहा होगा उसी लोकेशन पे, आप बिना एक्स बदले एक ही एक्स पे, एक्स नहीं बदलना, एक्स इक्वल्स टू 0 ही ले लिए, क्योंकि यहां पे एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया, यहां पे एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर लिए, लेकिन उसी जगह पे टाइम के साथ इतना तेजी से फेज बदलता है कि वहां पे तुरंत तुरंत मैक्सिमा भी बनेगा, तुरंत मिनिमा भी बनेगा, और बीच के बीच सारे इंटरफेरेंस दिखेंगे। अब हम लोग का आई तो सब इतना तेजी से नहीं देख पाएगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन नाम का एक चीज होता है, तो हम लोग को एवरेज दिखेगा। ठीक है, इसीलिए जब आप दो बल्ब जलाते हैं तो आपको लगभग लगभग डबल इंटेंसिटी दिखता है ना, डबल इंटेंसिटी दिखता है। और इंटरफेरेंस जब होता है तो क्या होता है भाई, एक जगह 4i0 और एक जगह 0, लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट बल्ब जलाते हैं तो 4i0 0 नहीं होता है, डबल इंटेंसिटी 2i0 हर जगह दिखता है कि नहीं भाई? ये चीज होता है जब हमारे पास कैसे सोर्स हो, इनकोहेरेंट सोर्स हो, डबल इंटेंसिटी दिखता है। तो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। अब कोई भी दो इंडिपेंडेंट बल्ब लेके कोहेरेंट सोर्स तो नहीं बना सकते। तो यही दिमाग था यंग का, जो उसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया, कि उसने क्या किया कि दोनों अलग अलग सोर्स नहीं लिए, एक सोर्स लिया। अब ये सोर्स से यहां और यहां दोनों बल्ब से लाइट निकला, मतलब एक ही बल्ब से दो स्लिट में लाइट निकला। अब इसका भी ओमेगा फिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इसका ओमेगा फिक्स है, लेकिन एट अ गिवन टाइम ये आगे अगर ओमेगा निकालेगा तो यहां भी ओमेगा 1 निकालेगा, दूसरे टाइम पे ये ओमेगा 2 निकालेगा तो यहां भी, तो ये ओमेगा बदलेगा दोनों का, लेकिन जो ओमेगा 1 यहां होगा वही ओमेगा 1 यहां होगा, जो ओमेगा 2 यहां होगा उसी अगले टाइम पे वही ओमेगा 2 यहां होगा। तो इसकी वजह से फेज डिफरेंस जब आप करिएगा तो भले ये दोनों बदल रहे हैं लेकिन दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये बदलेगा लेकिन दोनों एग्जैक्टली क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो 5 खाली बच जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी में देखेंगे आप लिखा हुआ है, यंग फाउंड एन इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द फेजेस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स का ये है तो इनकोहेरेंट सोर्स लगातार ओमेगा बदल रहा है, लेकिन उसका फेज को उसने लॉक कर लिया, ओमेगा 1 इसका ओमेगा बदल तो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों सेम सोर्स से आ रहा है तो दोनों का ओमेगा एट अ गिवन टाइम सेम रहेगा। यहां का जब ओमेगा 1 रहेगा तो यहां का भी ओमेगा 1 रहेगा, यहां का जब ओमेगा 2 हो जाएगा तो यहां का भी ओमेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि आ तो दोनों एक ही जगह से रहा है। बात करके आ रहा है इस बार कि भाई बदलो तो एक साथ बदलो ताकि डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो है मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है ना, इतना लिखे आप जल्दी से कॉपी करिए। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए गलती से हमने 2 इनकोहेरेंट सोर्स लिया तो वहां पे इंटेंसिटी कैसा दिखेगा। हम आपको बताएं डबल इंटेंसिटी दिखता है, लेकिन कैसे दिखता है उसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो फॉर 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस, फॉर 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस, जो इंटेंसिटी है आई
को मालूम है ना, इक्वल एम्पलीट्यूड अगर लेते हैं तो 4i0 cos स्क्वायर 5/2 ये आता है कि नहीं आता है बोलो? ये तब आता है जब इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन इनकोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस तो होता है, लेकिन ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ बहुत तेजी से बदलता रहता है। बोले ना कि ये फेज डिफरेंस आ गया, तो अगर इंटेंसिटी निकालना है तो इसको पूरा पुट करना होगा यहाँ, तो इसको जब पुट करिएगा तो टाइम के साथ बहुत तेजी से ये बदलेगा। तो cos स्क्वायर फाई जो होगा ये सारे वैल्यूज को देगा, तो एज अ रिजल्ट हमको जो इंटेंसिटी दिखेगा वो एवरेज इंटेंसिटी होगा। कितना होगा, क्या होगा, एवरेज इंटेंसिटी 4i0 cos स्क्वायर 5/2। वेरी कौन कर रहा है बोलो, cos स्क्वायर 5/2, फाई ही तो वेरी कर रहा है ना इनकोहेरेंट सोर्स में, तो ये फाई बहुत तेजी से सारे वैल्यूज लेगा, तो इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे अगर आप, इनफैक्ट आप निकाल भी चुके एक बार एसी में, तो 1/2 आएगा और ये आएगा फाइनली 2i0। इनकोहेरेंट सोर्सेस में हर जगह 2i0 इंटेंसिटी दिखता है, ठीक है भाई, हर जगह क्या दिखता है, 2i0 इंटेंसिटी। एज सच जब दो कोहेरेंट सोर्स होते हैं तो कहीं 0 और कहीं 4i0। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कैसा सोर्सेस ले रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है और कोहेरेंट सोर्सेस। एम्पलीट्यूड अनइक्वल होगा तो i1 माइनस i2 और क्या होगा, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर होगा, पर वो कम केसेस में पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादातर हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस 2 लिखने से आपका काम चलेगा नहीं। स्कूल एग्जाम में हो सकता है कि आपको 3 या 4 सोर्सेस, 3 या 4 कंडीशंस लिखने आ जाए, तो तीसरा आप क्या लिख देंगे कि दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए। जो दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है वो उनके एम्पलीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल। उसका क्या फायदा है, तो उसका फायदा ये है कि आपको डार्क जो दिखेगा उसका इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 दिखेगा और ब्राइट जो दिखेगा वो 4i0 ब्राइटनेस दिखेगा। लेकिन अगर आप अनइक्वल एम्पलीट्यूड लेते हैं तो डार्क का इंटेंसिटी 0 नहीं रहेगा, वहां भी थोड़ा इंटेंसिटी रहेगा, तो आप एग्जैक्टली बहुत मतलब शार्प नहीं देख सकते, अच्छा यहां डार्क है यहां ब्राइट है, वो नहीं पता चलेगा, है ना, वहां एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा ना दोनों डार्क के बीच का ब्राइट, क्योंकि पूरे में लाइट हो तो डार्कनेस का ठीक से पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक जगह पूरा एकदम 0 इंटेंसिटी हो तो एकदम डार्कनेस बहुत अच्छा से क्लियर दिखेगा। तो बढ़िया व्यू के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, और उसके अलावा आप और क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ को सफिशिएंटली लार्ज लिख सकते हैं, उसके अलावा सोर्सेस को लिख सकते हैं, सोर्सेस शुड बी नैरो, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आप लिख सकते हैं फॉर कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। आपको बुक में बहुत सारे लिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट्स सफिशिएंट है सही आंसर लिखने के लिए, ठीक है भाई। उसके अलावा क्या पूछा जाता है, उसके अलावा पूछा जाता है, ये तो हो गया लिख ली, हाँ, तो उसके अलावा जो पूछा जाता है वो है ग्राफ, ठीक है भाई। मान लो कि हमने 2 कोहेरेंट सोर्सेस लिए, तो इंटेंसिटी ग्राफ कैसा होगा। इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा देखना भाई, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा तो इंटेंसिटी 4i0 रहेगा कि नहीं, ठीक है। फिर यहां पे जहां लैम्डा d/2d है डिस्टेंस, वहां मिनिमा है तो 0 इंटेंसिटी, और फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसा। बेसिकली ये ग्राफ जो है 4i0 cos स्क्वायर 5 का है, ठीक है। लेंथ के साथ बता रहे, इंटेंसिटी ऐसे वैरी करेगा, कॉस के जैसा ग्राफ, हाँ भाई, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ अगर कोहेरेंट सोर्स हो। कई बार पूछ देगा कि बताओ इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा 2i0, क्योंकि सब जगह तो 2i0 होगा। यहाँ पे बताया ना कि 4i0 और 0 के बीच में वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह कितना आ जाता है 2i0, एवरेज वैल्यू आ जाता है। तो 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस होगा तो इस तरह का ग्राफ हम लोग बना देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है देखते हैं, ये लिख ली ये बात, पहले इतना लिखिए, एक मिनट रुको भाई, और क्या बच गया। चलिए जी, तो अब हम लोग एक बस चीज और बच गया है, बाकी सब कुछ हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं।
एक बस चीज बच गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट फैक्टर्स को अगर बदले तो आपको फ्रिंज में या वाईडीएससी का जो ऑब्जर्वेशन है स्क्रीन पे क्या डिफरेंस पता चलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि अगर हम लोग स्लिट प्लेन से, ये स्लिट प्लेन हुआ, स्क्रीन को दूर कर दें तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, मतलब कैसा अब इंटरफेरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, ये बच गया। ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए, आपको ऑब्जर्व क्या चीज हो रहा है भाई, आपको ऑब्जर्व हो रहा है बीटा, वो आ रहा है लैम्डा डी बाई डी। आप फ्रिंज विड्थ देख पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप डी बढ़ाएंगे तो आपको बी बीटा बढ़ता हुआ दिखेगा कि नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो आप डी बढ़ाते हैं तो आपको फ्रिंज विड्थ, मोटा फ्रिंज विड्थ दिखेगा, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस बढ़ेगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर सेम सेटअप में लोअर लैम्डा का मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करें, लोअर लैम्डा का, तो क्या होगा? तो अगर आप लैम्डा डिक्रीज कर दिए हैं तो बीटा क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज होगा, बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर लोअर वेवलेंथ का आप मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करेंगे तो आपको सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए S1 और S2 जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाते हैं, S1 S2 बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, तो बीटा क्या होगा देखिए, अगर आप D बढ़ाएंगे तो बीटा घटेगा, तो बीटा डिक्रीज है ना, बराबर नहीं डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है, S1 S2 अगर डिक्रीज करेंगे तो बीटा इंक्रीज करेगा। ये तो तीन चीजें हो गई जो लैम्डा डी और डी के लिए हो गई। उसके अलावा तीसरा चीज, ये तो तीन हो गया, चौथा चीज क्या पूछा जाता है समझिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखना भाई, ये कैपिटल एस है, इस कैपिटल एस को नजदीक ले जाएं या दूर ले जाएं तो क्या होगा, ये सोर्स। अब इसका डिस्कशन पूरे वाईडीएससी पढ़ने के दौरान नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया है एग्जाम्पल में। तो देखिए, आपका इंटरफेरेंस दिखने के लिए, फ्रिंजेस दिखने के लिए कंडीशन है स्मॉल एस बाई कैपिटल एस मस्ट बी लेस देन लैम्डा बाई डी। लैम्डा और डी से तो परिचित है, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, स्मॉल डी S1 S2 के बीच का सेपरेशन हो गया। ये स्मॉल एस जो है साइज ऑफ द सोर्स है, इस सोर्स का साइज है, और कैपिटल एस सोर्स से स्लिट प्लेन के बीच का सेपरेशन है ना। स्मॉल एस क्या है, इस सोर्स का साइज है, और कैपिटल एस है सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट प्लेन। तो अगर आपने एस को, सोर्स को स्लिट्स के नजदीक ले गए, आप जो सोर्स है उसको आप स्लिट्स के नजदीक ले गए तो क्या, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो आप बेसिकली इस सेपरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट प्लेन को आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं मतलब आप इस फ्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका जो पैटर्न है वो शार्पनेस उसका कम होता चला जाएगा। सेपरेशन में कोई अंतर नहीं है, दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन सेम रहेगा, शार्पनेस कम होता जाएगा, शार्पनेस डिक्रीज होगा। जिस भी तरीके से आप इस फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीज करेगा, और फाइनली जब ये बढ़ के ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना बंद कर देगा, क्योंकि लैम्डा और डी आप चेंज नहीं कर रहे, तो जिस समय ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो गया उस समय फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाएगा। फ्रिंजेस क्या होगा, फ्रिंजेस डिसअपीयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से पूछा जाता है कि भाई अगर मान लो सोर्स का साइज बढ़ा दें, हमने एस को बढ़ा दिया, इसलिए हमने सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन में एक चीज बोला है कि सोर्स और स्लिट के साइजेस क्या होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। अगर आप सोर्स के साइज को बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब इन दोनों का ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर से वही होगा, शार्पनेस डिक्रीज होगा फर्स्ट एंड देन फ्रिंजेस डिसअपीयर। ठीक है भाई,
तो ये हो गई 5 इंपॉर्टेंट चीजें। उसके अलावा एक चीज और पूछता है कि मान लो यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट दे दे तो क्या होगा। व्हाइट लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। व्हाइट लाइट जब देंगे तो देखिए यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा में सब लाइट, चाहे वो सातों में से कोई भी कलर हो, वो सब यहां पे फेज में पहुंचेगा। तो यहां पे सबका मैक्सिमा बनता है, और जब सब कलर का मैक्सिमा बनता है तो वो व्हाइट दिखेगा। तो यहां पे जो स्पॉट है वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है भाई। अब जब यहां से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले किसका मिनिमा दिखेगा बताओ, किसका मिनिमा दिखेगा। देखना भाई, मिनिमा दिखता है लैम्डा डी बाई 2d पर। तो सबसे पहले सबसे छोटा डिस्टेंस किसके लिए आएगा, ब्लू के लिए, क्योंकि सबसे छोटा लैम्डा उसी का है। तो ब्लू वहां पे मिनिमा हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लू का मिनिमा मिला, और ब्लू मतलब डिसअपियर हो गया, तो वहां पे किसका डोमिनेंस हो जाएगा, रेड का। तो वहां रेडिश अपीयरेंस होगा कि नहीं। तो सबसे पहले जो कलर अपीयर होगा वो रेड होगा। इसलिए नहीं कि रेड का वहां मैक्सिमा आ गया है, अभी तो मैक्सिमा की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, क्योंकि ब्लू का मिनिमा आ गया है, इसलिए रेड सबसे पहले डोमिनेट कर जाएगा। रेड भी ऐसा नहीं मैक्सिमा है, लेकिन रेड का थोड़ा बहुत, वहां उसका रेड का मिनिमा अभी नहीं आया है, इसलिए रेड थोड़ा बहुत तो होगा, और जो थोड़ा बहुत होगा तो, और ब्लू पूरा खत्म हो चुका है तो इसलिए रेडिश दिखेगा। ठीक है भाई। और ऊपर थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको लैम्डा रेड डी बाई 2d ऐसा हो जाएगा। मतलब अब आपको किसका मिनिमा दिख रहा है, रेड का मिनिमा। यहां ब्लू का मिनिमा था, रेड अपीयर हुआ। जहां रेड का मिनिमा है ना, वो लगभग ब्लू का मैक्सिमा भी है। क्यों, समझिए। ब्लू का मैक्सिमा कहां होगा, जहां पे पहला मैक्सिमा की बात करें लैम्डा बी डी बाई डी हो। ठीक है। अरे लैम्डा डी बाई डी पे पहला मैक्सिमा आता है कि नहीं, तो ब्लू का मैक्सिमा के लिए लैम्डा बी डी बाई डी होना चाहिए। ब्लू का मिनिमा तो आ चुका है, ब्लू का मैक्सिमा आएगा। अच्छा, ब्लू का जो वेवलेंथ है वो लगभग 400 नैनोमीटर लेते हैं, और रेड का अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर आप ले सकते हैं। यही रेंज लेते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाइट लाइट का, ब्लू से रेड। ब्लू मतलब वॉयलेट समझ लीजिए। तो आप देखिए रेड का जब बाई 2 करते हैं, लैम्डा आर बाई 2, तो कितना आता है 400। तो 400 इंटू डी बाई डी, और ब्लू का आप लैम्डा रखते हैं तो भी 400 डी बाई डी आता है। तो दोनों लोकेशन सेम आ गए कि नहीं। तो यहां पे जब रेड का मिनिमा आएगा वहां ब्लू अपीयर होगा, और इस बार तो खाली ब्लू ऐसे ही अपीयर नहीं हुआ है, ब्लू मैक्सिमा के साथ अपीयर हुआ। तो चलिए भाई, यहां से जब चले तो सबसे पहले कौन सा कलर अपीयर हुआ, रेड, क्योंकि ब्लू का वहां मिनिमा है, लेकिन अभी रेड के मैक्सिमा नहीं आया, रेड ऐसे ही आ गया। अब जब उससे आगे बढ़े तो रेड का मिनिमा आया, तो वहां पे ब्लू का मैक्सिमा भी कोइंसाइड कर गया, तो वहां ब्लूइश अपीयरेंस होगा। तो व्हाइट लाइट में क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जल्दी से इतना कॉपी कर लें। चलिए, तो इतना आपने कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो और चीजें बची हुई है उसको खत्म कर लेते हैं। देखिए, एक चीज ये है कि पूछता है कि वाईडीएससी सेटअप का यूज क्या करोगे। तो आप सोचिए, लाइट का वेवलेंथ निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा, क्या पकड़िएगा लाइट को, भाई साहब रुकिए थोड़ा स्केल ले जाते हैं, 400 नैनोमीटर, हाँ आ गया 600 नैनोमीटर, वैसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना भाई। तो लाइट का वेवलेंथ नॉर्मल मेजरमेंट से थोड़ी मेजर होगा, मीटर स्केल लेके थोड़ी मेजर होगा। तो लाइट का वेवलेंथ मेजर करने के लिए वाईडीएससी सेटअप का यूज किया जा सकता है। कैसे, देखिए आपने फ्रिंज विड्थ देखा, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, था कि नहीं था भाई। अब बताओ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मालूम है, हाँ। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस मालूम है, हाँ। क्या दो डार्क अगर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन मेजर कर सकते हैं भाई, तो लैम्डा मिल सकता है कि नहीं भाई। लैम्डा इक्वल्स टू बीटा डी बाई कैपिटल डी से इस तरह से आप किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर पूरे वाईडीएससी सेटअप को हमने वाटर में इमर्ज कर दिया तो फ्रिंज विड्थ में क्या होगा। देखिए, फ्रिंज विड्थ बीटा जो है वो डिपेंड करता है लैम्डा डी बाई डी, इस पे लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं।
तो जब लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो हमने देखा था इसका वेवलेंथ बदल जाता है, लैम्डा डैश हो जाएगा। अब इस लैम्डा डैश को और लैम्डा को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सी बाई वी होता है कि नहीं होता हम लोग, और c में हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, एयर में लैम्डा और v की जगह लैम्डा डैश, उस मीडियम में लैम्डा डैश, है ना, आपको बताया नहीं था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा डैश क्या हो गया, लैम्डा बाई n, लैम्डा डैश क्या हो गया बोलो, लैम्डा बाई n। तो उस केस में बीटा डैश जो आएगा तो हो जाएगा लैम्डा डैश डी बाई डी, यानी कि बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई n इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है भाई, तो देखो इसी को बीटा कह रहे हैं क्या, हाँ भाई, तो बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाई n हो गया। तो इस तरह से फ्रिंज विड्थ भी बीटा बाई n हो जाएगा। चलिए इतना कॉपी कर लें।